हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। वेलकम टू लॉ हब यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड का दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। हमने पिछले लेक्चर में असॉल्ट और बैटरी को कवर किया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डिकॉयटी। ये सब के सब वायलेंट क्राइम्स भी कहलाते हैं। हमने देखा था कि असॉल्ट और बैटरी में भी वायलेंस का एक एलिमेंट था और कुछ हद तक इन ऑफेंसेस में जो कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, इनमें भी आपको कुछ हद तक वायलेंस का एलिमेंट दिखेगा। इन चारों को पढ़ने का क्या रीज़न है, क्यों हम इन चारों को अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्यों इसे इंडियन पीनल कोड में अलग से क्लासिफाई किया गया है। ऑब्वियसली अगर हम पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम मेंसरिया के पॉइंट से देखें, तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा डिफर करता है रॉबरी से। एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि कैसे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है, और हम एक पॉइंट पे देखेंगे कि कैसे रॉबरी डेकॉइटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्वियसली इवन ले मैन में भी अगर आप देखो, कॉमन मैन में भी बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स आती हैं, जैसे कई बार वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है या डकैती। वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि बैंक में डकैती हुई है कि चोरी। तो ऑब्वियसली ये जो चार अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, इन पे हमें क्लैरिटी चाहिए थी, और इसीलिए आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। इन चारों चीज़ों को, इससे इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे थेफ्ट। थेफ्ट जो है इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है सेक्शन 380 में। थेफ्ट मतलब चोरी, और चोरी को अगर हम डिफाइन करें तो इंग्लिश में उसको यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, वो देखते हैं हम। क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी देखेंगे। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब यहाँ पर एक एक वर्ड पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ इंटेंडिंग जैसी चीज़ दिखी, डिसऑनेस्टली जैसी कोई चीज़ दिखी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, एक पोजेशन की बात की गई है जो कि किसी की पर्सन के हाथ में है, और एक कॉन्सेंट की बात की गई है, यानी विदाउट दैट पर्सन्स कॉन्सेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी। एक एक्शन की बात हुई है, एक्टस रियस यहाँ दिखता है, यानी मेंसरिया भी दिखता है, इंटेंशन, एक्टस भी दिखता है। क्या चीज़? मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करना। ऑब्वियसली किसके द्वारा? एक पर्सन के द्वारा जो कि डिसऑनेस्ट है, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी का एलिमेंट नहीं है। उसने सामने वाले को बिना बताए, बिना उसके कॉन्सेंट के, उसका जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, उसको मूव करने की कोशिश करी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करी। वहीं पे ही वो थेफ्ट कमिट कर देगा, उस पॉइंट ऑफ एक्शन पर जहाँ पर वो सामान को मूव करता है, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलेंगे ही इज़ कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। इलस्ट्रेशन से आपको बेटर समझ में आएगा, इसीलिए एक इलस्ट्रेशन ज़रूर हम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहला इलस्ट्रेशन जो कि इंडियन पीनल कोड में भी इसका आपको वर्णन मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ not being movable property is not subject to theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। अब कोई पेड़ हो सकता है जो कि ज़मीन पे गड़ा हुआ है। ऑब्वियसली उसके रूट्स, पेड़ के जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर जाते हैं, ये हमें पता है। बट एज सुन एज आप उसको डिटैच कर देते हो वहाँ से और उसको मूव करने की कोशिश करते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। आपने पेड़ को काटा और उसको वहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह ले गए, तो ऑब्वियसली आपने कमिट किया है वहाँ पर थेफ्ट। एक डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है, क्योंकि पेड़ों को काटना एक अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो आपने पेड़ को गलत तरीके से काट लिया, दैट मीन्स आप डिसऑनेस्ट थे। आपका इंटेंशन था उसको उस जगह से हटा देने का, उसके ओनर को बिना बताए आपने वहाँ से उस पेड़ को काटा और हटा दिया, तो ऑब्वियसली आपने उसका कंसेंट नहीं लिया। आपने उसके जो पोजीशन में उसकी चीज़ थी, यानी पेड़ अगर उसके लैंड में आता था तो वो भी आपने उसके पोजीशन से लिया है उस चीज़ को, तो वो एलिमेंट भी यहाँ दिखता है। और जैसे ही उसको वो मूव करता है तो हम वहाँ थेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये थेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पापा बाहर गए थे और आपने उनकी पैंट की जेब से कुछ पैसे निकाले और उसको इस्तेमाल कर लिया अपने कुछ सामान को ख़रीदने के लिए, उनसे बिना पूछे,
तो ऑब्वियसली आपने चोरी करी। आपने एक मूवेबल प्रॉपर्टी को वहाँ से हटाया, यानी पैसे को आपने वहाँ से उनके पर्स से या उनके पैंट से निकाल लिया जब वो वहाँ नहीं थे, यानी उनका कॉन्सेंट नहीं था, ठीक है। और आपने डिसऑनेस्टली उस पैसे को निकाल के उसको इस्तेमाल किया। तो जैसे ही आपने उस पैसे को निकाला तो आपकी इंटेंशन गलत मानी जाएगी और आपने थेफ्ट कमिट कर दिया है। आई होप अब इससे आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, क्योंकि अगर आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रॉबरी भी समझ पाएंगे, ठीक है। थेफ्ट के साथ साथ कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो ऐड हो जाएंगे और वो रॉबरी कमिट करेंगे, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रॉबरी, या सेकंड हम देखेंगे एक्सटॉर्शन, उसके बाद हम देखेंगे रॉबरी, उसका रीज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन को कवर किया गया है अंडर इंडियन पीनल कोड। क्या इंटेंशन होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट कहता है कि इंटेंशनली इफ़ यू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन टू एनी अदर एंड देयर बाय, यानी कि वहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ फियर होना चाहिए ऑफ इंजरी, ठीक है। अब वो फियर ऑफ इंजरी कहाँ से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है ये भी हम देखेंगे, और उसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो डिफरेंस रॉबरी में आएगा वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल एक फियर ऑफ इंजरी होगा, एनी हाउ वो कब होगा ये नहीं मालूम है, उसकी टाइम स्पेसिफिकेशन यहाँ नहीं पता है हमें। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट इन फियर, आपने सामने वाले पर्सन को डिसऑनेस्टली फियर में डाला है। And to deliver to that person any valuable security, anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, that means you have committed extortion। सामने वाले को एक फियर में डालना, एक इंजरी के फियर में डालना, और उससे कोई ऐसी पोजीशन ले लेना, ऐसा कोई सामान ले लेना जिसका हम वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्जन कर सकते हो, तब हम बोलेंगे दैट वी हैव कमिटेड एक्सटॉर्शन। हमने सामने वाले को एक्सटॉर्ट किया, यानी कि अगर मैं किसी को थ्रेटन करूं, किसी को धमकी दूं, ठीक है, कि मैं तुमको डीफेम कर दूंगा, जैसे कि इलस्ट्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको डीफेम कर दूंगा अगर आप मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो अगर वो डर के मारे, अपने डीफेमेशन के डर के मारे से आपको पैसे दे देता है, यानी वहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट हुआ है। आई होप एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आया, क्योंकि फियर ऑफ इंजरी का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है कि अगर आपने फियर ऑफ इंजरी नहीं देखा तो आपने वहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट नहीं किया है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन कहता है ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। ए जो है थ्रेटन कर रहा है जेड को कि उसके बच्चे को वो एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख देगा अगर वो एक प्रोमिसरी नोट या चेक पे साइन नहीं करके उसको दे देता है। तो यानी कि हमने किसी तरीके का डर पैदा किया है कि मैं आपके बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दूंगा, उसे किडनैप करके किसी कमरे में बंद कर दूंगा, तो अगर आप मुझे ये पैसे नहीं देते तो ऐसा हो सकता है, और डर के मारे आपने ऐसा कर दिया, आपने मुझे एक चेक लिख के दे दिया जिसको मैं बाद में कैश करा सकता हूँ, अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ, तो ऑब्वियसली व्हाट आई हैव डन इज़ एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो फियर होना चाहिए, द फियर ऑफ पर्टिकुलर इंजरी इन एनी केस, एक तरीके की डर पैदा करके, एक तरीके का भय पैदा करके, एक तरीके की धमकी दे करके मैंने आपसे अगर कुछ पैसे लिए हैं या कोई ऐसा प्रोमिसरी नोट ले लिया है जो कि आगे जाके एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि अगर मैंने डरा धमका के आपसे पेपर पे साइन करा लिया कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी हो गई आज से, तो इसका मतलब मैंने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। आई होप आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस समझ में आया। थेफ्ट में कंसेंट की बात होती है, वहाँ पर आपने किसी से कोई कंसेंट नहीं लिया है लेकिन उसको कोई हार्म भी नहीं पहुँचाया है, लेकिन एक्सटॉर्शन में आपने क्लियरली उसको धमकी दी है, उसको हार्म पहुँचाने की कोशिश की और उसके बाद आपने वहाँ से पैसे लिए हैं, तो यानी एक्सटॉर्शन वहाँ कमिट हुआ है। अब हम देखेंगे कि कैसे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्वियसली इट हैज़ टू हैव इन दी सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन क्या है 390। 390 में रॉबरी को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि कैसे थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाती है, एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाती है। अब यहाँ पर अगर हम इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से चलें, पहला ऑप्शन देखते हैं, जब व्हेन थेफ्ट बिकम्स प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली पहला मोटिव कि थेफ्ट का इंटेंशन होना चाहिए वहाँ पर। अगर हम रॉबरी का एलिमेंट देखेंगे तो वहाँ पर हमें थेफ्ट का इंटेंशन दिखना चाहिए।
ठीक है। इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, यहाँ पर भी किसी तरीके की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। किसी तरह अटेम्प्ट किया गया होगा कि किसी तरह उस प्रॉपर्टी को हम कैरी अवे करें थ्रू थेफ्ट। थेफ्ट के इस्तेमाल से, थेफ्ट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। द ऑफेंडर फॉर दैट वॉलेंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, यानी कि 3 तरीके से मैं आपको एक तरीके का भय क्रिएट करूं, एक तरीके का इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, एक तरीके का इंस्टेंट डेथ हर्ट, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हर्ट, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में। तो जब भी इस तरीके की मैं टैक्टिक्स का इस्तेमाल करूं जिससे कि आप मुझे खुद डिलीवर कर दें अपनी प्रॉपर्टी, जहां पर थेफ्ट का एलिमेंट हो, वो हम रॉबरी कहलाएंगे। इन सबको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे और क्लियरली उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम थेफ्ट को रॉबरी में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा लूँ कि अगर मैं आपको धक्का देता हूँ और आपको गिरा देता हूँ और उसी दौरान जब आप गिर जाते हैं तो मैं आपके पर्स को छीन लेता हूँ आपसे और वहाँ से चल देता हूँ, तो इसका मतलब मैंने थेफ्ट भी किया है और साथ ही साथ रॉबरी का भी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने हार्म पहुँचाने की कोशिश करी, ठीक है। जो आपने कृत्य किया उसके लिए एक एक्शन जिम्मेदार है, जहाँ पे हर्ट करने की कोशिश की या डेथ कॉज करने की कोशिश करी, या फिर अगर आप किसी तरीके से रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करेंगे या किसी तरह कन्फाइन करने की मुझे कोशिश करेंगे, बंद करेंगे एक रूम में और मेरा सामान चोरी कर लेंगे, तो इसका मतलब आपने रॉबरी कमिट करी है वहाँ पर। या फिर अगर आपने मुझे इंस्टेंटली अगर आपने मुझे डेथ या हर्ट या इंस्टेंटली आपने मुझे रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर दिया है, तो भी वहाँ पर रॉबरी का एलिमेंट आएगा, ठीक है। यानी सिर्फ धमकी नहीं देना बल्कि इंस्टेंटली फियर ऑफ डेथ दे देना, इंस्टेंटली हर्ट कर देना विद दी हेल्प ऑफ मे बी आपके पास चाकू होगा या आप पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे होगे और मुझे इंस्टेंटली हर्ट करने की कोशिश करोगे और मेरा सामान चोरी करोगे, तो रॉबरी कमिट की है आपने। तो इसका मतलब when theft becomes robbery with the help of these 3 ingredients where theft has to be there, theft का element मिलेगा ही मिलेगा। secondly instant hurt, instant wrongful instant या instant fear of death is something which will cause you to do that, which will help you to do that theft, और तब आप रॉबरी कमिट करोगे, ठीक है। सेकेंडली एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनेगा? एक्सटॉर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली पहला जो एलिमेंट होगा वो फिर वही कि फियर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और उस डर के मारे आप वो सामान खुद ब खुद जब सामने वाले को हाथ में दे दोगे, तो इसका मतलब वहाँ पर रॉबरी हुई है विद एक्सटॉर्शन ऑल्सो बीइंग कमिटेड। पहले वाले केस में क्या डिफरेंस था कि आपने पर्स लेके भागे थे, सेकंड में क्या है, आपने पर्स खुद अपने हाथ से दिया, तो वहाँ पर एक्सटॉर्शन विथ रॉबरी हुआ। पहले वाले केस में थेफ्ट विथ रॉबरी हुआ। दोनों में ही इंस्टेंट फियर था, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट था, लेकिन फ़र्क क्या था, पहले वाले में आपने चोरी किया, दूसरे वाले में आपको दिया गया, ठीक है। सामने वाले विक्टिम ने आपको खुद डिलीवर किया इन द फियर ऑफ दैट डेथ। तो एलिमेंट ऑफ फियर यहाँ पर भी है, एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट डेथ यहाँ पर भी है, इंस्टेंट हर्ट यहाँ पर भी है, और इसीलिए इसको हम रॉबरी बोलेंगे। द एक्सटॉर्शन इज बीइंग कमिटेड विथ रॉबरी एंड, और वो जो फियर है उसने इंड्यूस किया है कि आप वो प्रॉपर्टी उसको खुद डिलीवर कर दोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपको डिफरेंस पता चला कि कैसे थेफ्ट रॉबरी बन जाती है और कैसे एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है, ठीक है। इसको बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडलेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स विदाउट जेड्स कंसेंट। तो यहाँ पे थेफ्ट भी है, एक तरीके का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, आपको गिराया है मैंने, ठीक है, एंड देन आई हैव कमिटेड दी थेफ्ट। तो वहाँ पर हर्ट, इंस्टेंट हर्ट है एज एन एलिमेंट, आपको गिराने का मतलब इंस्टेंट हर्ट है, और उसी दौरान मैंने आपके पैसे और ज्वेल्स सब चोरी कर लिया क्लोथ्स में से, आपके कपड़ों में से निकाल के, तो मैंने वहाँ पर रॉबरी कमिट की है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, ए मीट्स जेड ऑन दी हाई रोड्स, यानी हाईवे पे मिलता है, उसको पिस्टल दिखाता है और उससे एक उसके पर्स की डिमांड करता है। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, जब उसको सरेंडर जैसे ही वो करता है यानी एक्सटॉर्शन हुआ है। सो ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड देयरफॉर द रॉबरी ऑल्सो हैज बीन कमिटेड। तो जैसे ही पर्स उसके हाथ में जाता है सामने वाले के, तो वहाँ पर रॉबरी हो गई है और एक्सटॉर्शन के साथ हुई है, ठीक है। तो आई होप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अब आपको क्लियर हो गया हो।
दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। लास्ट भी देख लेते हैं। लास्ट कहता है ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू फिलिंग इट डाउन अ प्रेसिपाइस, यानी उसको गिरा देने की कोशिश करता है खाई में बच्चे को। और जेड इस डर के मारे अपना पर्स उठा करके ए को दे देता है। इसका मतलब वहाँ एक्सटॉर्शन हो गया है, उसका एक्सटॉर्शन हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है। आपके बच्चे को अगर वो खाई में फेंकने का डर पैदा करता है तो इसका मतलब इंस्टेंट हर्ट टू द चाइल्ड दिखा आपको, और वो एलिमेंट बनाएगा इसे रॉबरी। सो आई होप अब आपको थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में फ़र्क क्या है ये समझ में आ गया हो। और अब हम देखेंगे आखिरी, डेकॉइटी। द लास्ट थिंग दैट वी हैड टू कवर टुडे वाज डेकॉइटी। सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहाँ कहीं भी रॉबरी होगी, जहाँ 5 से ज़्यादा लोग मिल करके कॉन्जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, वो डेकॉइटी कहलाएगी। यानी कि एक छोटा सा एलिमेंट है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल करके अगर रॉबरी कमिट करते हैं तो वो डेकॉइटी कहलाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, और हम आपको और वीडियोस ला के देंगे जिससे आप और बेहतर समझ सकें चीज़ों को, और जहाँ जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो वो क्लियर होता रहे। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।